राजस्थान में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर अब कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बाड़मेर से बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की राजस्थान में एंट्री हुई थी। उसके बाद बाड़मेर के साथ साथ जालोर, सिरोही और पाली जिले में पानी इस कदर बरसा कि वहां के जलाशय लबालब हो गए हैं, ओवरफ्लो चल रहे हैं, जिसके चलते गांव, शहर, ढानी, मकान, मोहल्ले और दुकानों तक में पानी भर गया है। रेगिस्तानी इलाकों में भारी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है और जगह जगह खेत खलियान भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो प्रशासन की कोशिश, जहां जहां बारिश थम चुकी है, रुक चुकी है, वहां पर पानी को साफ करने के, पानी निकालने के साथ साथ जो प्रभावित लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में बना हुआ। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कई सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाना शुरू कर दी है। पार्टी ने अब तक करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक लोकसभा की मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ और फिरोजाबाद की सीट मुलायम परिवार के बीच ही रहेगी। बदायूं की सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में यहां से सपा के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा सांसद हैं। संघमित्रा भाजपा के टिकट पर सांसद हैं। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन ही आगामी चुनाव लड़ेंगे। बलिया, मऊ, लखीमपुर खीरी और डुमरियागंज में भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इशारा कर चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई सीटों पर नेताओं को औपचारिक रूप से लड़ने की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नया फॉर्मूला लेकर लोकसभा चुनाव मैदान में नया प्रयोग करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल बीजेपी ने अब ये तय किया है कि अब उनकी रैलियों में और कार्यक्रमों में सिर्फ 3 तरह के नारे लगाए जाएंगे। एक बीजेपी से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ होगा, तीसरा भारत माता की जय होगा। ये करने के पीछे वजह ये है कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है, और जाहिर सी बात है इसे लेकर तमाम नेताओं के अंदर एक जिज्ञासा है और एक तरह से ताकत दिखाने का उनका प्रयास होता है हर रैली में, हर कार्यक्रम में, कि मैं ही आगे पार्टी को लीड करने वाला हूं। यानी इससे पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है और इसी से निपटने के लिए बीजेपी ने यह तय किया है कि तमाम किसी नेताओं के नाम पे अब नारा नहीं लगेगा। तो आंतरिक कलह को खत्म करने के लिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया। 3 ही नारे अब पार्टी के सभी कार्यक्रम में, छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। शिवसेना के 57 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि स्थापना दिवस पर एक साथ 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तरफ मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे गरजेंगे, तो दूसरी तरफ मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा होगी। इस कार्यक्रम के लिए दोनों ही गुटों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इससे पहले एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे कल एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर जमकर बरसे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही गुटों के लिए अपने आप को साबित करना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। शिवसेना के स्थापना दिवस से एक दिन पहले वर्ली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे की इच्छा है तब तक वो महाविकास आघाड़ी में बने रहेंगे। संजय राउत के इस बयान के बाद चर्चा ये शुरू हुई, क्या शिवसेना यूबीटी महाविकास आघाड़ी को अलविदा कहना चाहती है? राउत के बयान पर अजित पवार ने कहा, उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब राउत कहते थे कि हमारा गठबंधन 25 साल तक चलेगा। तब लग रहा था कि 25 साल चलेगा, अब उन्हें लग रहा है कि उनके अकेले की सरकार आएगी, तो उन्हें शुभकामनाएं। अजित पवार के बयान के बाद अपने बयान से संजय राउत पलटते हुए नजर आए। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ शिंदे गुट के पास ही फेविकॉल का जोड़ नहीं, बल्कि महाविकास आघाड़ी के पास भी फेविकॉल का जोड़ है और खुद उद्धव ठाकरे की इच्छा है कि वो 25 साल तक महाविकास आघाड़ी में बने रहेंगे और उद्धव जी के मन में जो बात थी वही बात उन्होंने कही है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, यानी हम पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। आज हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह तय हुआ और साथ में आगे की रणनीति भी बनाई गई। आज हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें पार्टी के 4 विधायक समेत 1 एमएलसी ने हिस्सा लिया। सबसे पहले महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया गया। इसके लिए जीतन राम मांझी के साथ साथ उनके बेटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी आज शाम 5 बजे राज्यपाल से मिलेंगे और अपने समर्थन वापसी का पत्र सौंपेंगे। गौरतलब है कि 13 जून को ही संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया था। साथ ही नीतीश कुमार पर पार्टी विलय का आरोप भी लगाया था। खबर यह भी है कि बहुत जल्द जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 1-2 दिनों के अंदर जीतन राम मांझी दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी और उस मुलाकात के बाद किसी भी वक्त मांझी एनडीए में जाने को लेकर औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन है और आप देख सकते हैं 24 अकबर रोड जो कि कांग्रेस मुख्यालय है, उसके बाहर कई तस्वीरें लगी हुई है, कई पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें राहुल गांधी को तपस्वी बताया गया है, हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है। कई नेताओं ने पोस्टर्स लगाए हैं जिनमें राहुल गांधी को जन्मदिन की काफ़ी बधाई दी गई है। पोस्टर्स में बताया गया है कि एआईसीसी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को मोहब्बत का रखवाला बताया है, तो किसी ने उन्हें भारत का तपस्वी पंडित बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली में 5 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की योजना भी बनाई है। यानी कि राहुल गांधी के जन्मदिन को खास बनाने के लिहाज से लगातार दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने पोस्टर्स लगाए गए हैं और यूथ कांग्रेस के द्वारा खास कार्यक्रम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ रही है और ये चिंता का विषय होता जा रहा है। सरकार की पहल के बावजूद, गृह मंत्रालय की पहल के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर के कांटो, संबल और चिंगमंग गांव में बीती रात जमकर गोलीबारी की गई। वहीं कांटो, संबल में 5 घरों में भी उग्रवादियों ने आग लगा दी। अलग अलग इलाके से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। गोलीबारी की घटना में एक जवान भी घायल हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई है। आरएसएस ने यह भी कहा है कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके या किसी भी तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश करे और वहाँ शांति स्थापित करे। हालांकि केंद्रीय बलों की तैनाती वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दी गई है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। बिहार के विश्वविद्यालय में नई यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स को लागू किए जाने को लेकर अब सरकार और राजभवन आमने सामने आ गई है। दरअसल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पिछले दिनों तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद नए सेमेस्टर में यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार 4 साल का कोर्स करने की जानकारी दी थी और कहा था कि इसी वर्ष से यह कोर्स लागू होगा। लेकिन अब इस मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर यूजीसी की नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है और इसके पीछे सिर्फ सियासत है। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक छात्रों को फायदा मिले, इसके लिए यूजीसी के नए गाइडलाइन को लागू किया गया है और इसे छात्रों के हित में बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजभवन और सरकार में टकराव की स्थिति है। वहीं छात्र पशुपेश में है कि आने वाले जो सत्र हैं उसमें कोर्स उनका 3 साल का होगा कि 4 साल का होगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। भगवंत मान ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में गुरुवाणी की जो प्रसारण है उसको पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब गुरुवाणी के प्रसारण में किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ना ही इसके लिए टेंडर डालने की ज़रूरत है। भगवंत मान ने गुरुवाणी के सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। बता दें कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक में गुरुवाणी के
प्रसारण को मुफ्त करने के लिए फैसला लिया गया। माननीय सरकार ने अब इस संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में ब्रॉडकास्ट या लाइव टेलीकास्ट नाम का कोई शब्द नहीं था, इसलिए गुरुबानी प्रसारण पर किसी एक का कब्जा नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि अब गुरुबानी के प्रसारण में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई भी निजी चैनल या यूट्यूब चैनल या रेडियो अब इसका सीधा प्रसारण मुफ्त में कर सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। गुजरात में कमजोर हो चुकी कांग्रेस को मिली नई शक्ति। गुजरात विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर 77 में से महज 17 सीटों पर सिमट चुकी गुजरात कांग्रेस को अब नई शक्ति मिली है, जिसका नाम है शक्ति सिंह गोहिल, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान की ओर से गुजरात कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने से पहले शक्ति सिंह गोहिल ने साबरमती गांधी आश्रम से कांग्रेस कार्यालय तक पैदल यात्रा निकाली, जिसके बाद आज जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर वह कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के साथ ही कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है, जहां बनासकांठा में कांग्रेस पूर्व विधायक गोवा रबारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की हाजिरी में केसरिया धारण कर लिया। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 की टीम अमेरिका की धरती पर मौजूद इसलिए है क्योंकि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएगी। और मौका इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के अमेरिकी यात्रा पर आ रहे हैं और ये यात्रा बहुत अहम होने जा रही है। इसको इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 4 दिनों तक प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ रहेंगे ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और तमाम जो दिक्कतें या फिर जो परेशानियाँ हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मैं आपको बताऊँ, ये रोनाल्ड रीगन सेंटर है और इसी के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम भारतीयों से जो कि अमेरिका में रहते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तकरीबन 800 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, जो होटल का बिजनेस है जिनका, जो लॉयर्स हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर भाषण देंगे और उनके लिए बहुत अच्छी तैयारियां अंदर की गई हैं। सिर्फ यहाँ सजाया ही नहीं गया है बल्कि आपको बताएं कि भोज भी उनके लिए रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी 23 तारीख को पहुँचेंगे और शाम 7 बजे के बाद से यहाँ पर जो है कार्यक्रम शुरू होगा। भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जाहिर तौर पर यहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। सिर्फ भारत में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ऐसे में अमेरिकी जितने भी एक तरीके से कहें काउंसलेट है उनको काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि इतने लोगों को रजिस्टर कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है। और यहीं पे तैयारियां पूरी तरीके से की गई है। बस अब इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पल्लवी झा, USA, न्यूज़ 24। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है एक पृथ्वी एक परिवार यानी वसुधैव कुटुंबकम। इस बार 9वां संस्करण कई अनोखे कार्यक्रमों का साक्षी बनेगा। इस साल के IDVI का मुख्य आकर्षण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में उसी स्थान पर सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे जहां से 9 साल पहले प्रधानमंत्री ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव किया था। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री इस बार जबलपुर में योग दिवस मनाते दिखेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा तंज किया है। जयराम रमेश ने गीता प्रेस को शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने की तुलना गोडसे और सावरकर से की है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा
कि गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना ठीक वैसा ही है जैसे गोडसे को सम्मानित करना है। जयराम रमेश के इस विवादित ट्वीट से कांग्रेस के नेताओं ने किनारा कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जयराम रमेश का मौजूदा ट्वीट उनके निजी विचार हैं। शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के नाम का ऐलान कर केंद्र की सरकार ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे के पिच पर कांग्रेस फंसती दिख रही है और जयराम रमेश का मौजूदा ट्वीट इसी बात की ओर संकेत करता है। कैमरामैन साहिल के साथ ऋषिकेश कुमार। उत्तर प्रदेश में हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च स्तरीय बैठक करके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनपद बलिया में बीते दिनों अस्पताल में हीट वेव से कई मौतों के मामले में एक तरफ जहां जांच टीम भेजी गई है तो वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर उच्च स्तरीय बैठक करके हीट वेव पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा है कि यूपी में कहीं भी पेयजल का अभाव नहीं होना चाहिए। बीमारी की स्थिति में अस्पताल पहुंचने पर मरीज को चिकित्सीय सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। हर स्तर पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। सीएम ने ये भी कहा है कि बचाव के लिए आम जनों को जागरूक किया जाए और अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में ये भी कहा है कि यूपी में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए, लेकिन कहीं भी बिजली की कमी पड़ती है तो उसकी तत्काल खरीद भी होगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक के गले में पट्टे बांधकर कुत्ते की तरह व्यवहार करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में जांच की। वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। साथ ही ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार इन वीडियो के पीछे क्या वजह रही है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि टीला जमालपुरा जो टीआई है उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही 6 लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें से 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने भी विरोध दर्ज किया और हिंदू संगठनों ने बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने पहुंचकर थाने में ज्ञापन दिया और पर सख्त एक्शन लेने के लिए भी यहां पर पुलिस से मांग की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जो है जो आरोपी हैं उनके घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। सिंधु दर्शन यात्रा आज से लेकर 29 जून तक चलेगी और सिंधु दर्शन यात्रा में भारत वर्ष के हर एक कोने से जो लोग हैं वो आए हुए हैं और कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र से यात्रा होती हुई मनाली जाएगी, मनाली से ले जाएगी और ले के बाद लद्दाख और उसके बाद श्रीनगर और जम्मू में इसका समापन होगा। क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी हुई है कि किस तरह से जो सिंधु नदी है तिब्बत से आती हुई भारत में प्रवेश करती है और उसी की जिज्ञासा को लेके जो लोग हैं भारत के कोने कोने से कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं और शाम को ये यात्रा जो सिंधु दर्शन के लिए रवाना हो जाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 कुरुक्षेत्र। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके ऊपर एनआईए की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल निज्जर के ऊपर हिंसा करने और इसके साथ साथ कई वारदातों में शामिल होने, हत्या करने के मामले में उसके ऊपर भारत में कई सारे मामले दर्ज थे। आपको बता दें हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। कनाडा के सरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के नजदीक 2 अज्ञात हमलावरों ने निज्जर पर गोलीबारी की जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था निज्जर और कनाडा में चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ का प्रमुख चेहरा था। कनाडा में 2 खालिस्तानियों की मौत हुई है पिछले 1 हफ्ते में। ऐसे में निज्जर को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया है, ऐसे में एजेंसीज लगातार उसे ट्रैक डाउन करने की कोशिश में पहले से ही जुटी हुई थी, लेकिन उसे अब मौत के घाट उतार दिया गया है। एजेंसीज की नज़र इस पूरे हत्याकांड पर भी है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष का विवाद मानो खत्म होता नजर ही नहीं आ रहा।
आपको बता दें कि इस फिल्म में इतने सारे विवादित डायलॉग्स हैं कि अब फिल्म के मेकर्स और राइटर मनोज मुंतशिर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि बहुत ही जल्द इस फिल्म के जितने भी विवादित डायलॉग्स हैं उन्हें बदला जाएगा। इतना ही नहीं, फिल्म में इतने आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर बीते दिन नाला सोपारा के थिएटर में भी हिंदू संगठन वाले लोग वहां पहुंचकर उन्होंने फिल्म को रुकवा दिया था। साथ में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी थिएटर के अंदर हिंदू संगठन वाले घुस के उन्होंने जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। अब बड़ी खबर ये बता दें कि अब नेपाल ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। नेपाल के काठमांडू के महानगर पालिका ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि वो आदि पुरुष का हिंदी वर्जन किसी भी थिएटर में रिलीज होने नहीं देंगे, क्योंकि फिल्म में सीता माता को भारत की बेटी बताया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल से लेकर लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। जगह जगह पे बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम और वहीं पे जिस समय आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को डरवाया धमकाया जा रहा है। इनका आरोप है कि जो टीएमसी पार्टी जो सत्ता में है लगातार इसका विरोध कर रही है कि जो लोग नामांकन पत्र दाखिल किए हैं वो अपने नामांकन पत्र को वापस कर लें, और इसको लेकर लगातार हिंसा की गतिविधियां बढ़ते जा रही है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस लगातार हिंसा वाले जगहों पे, भांगड़ हो, कैनिंग हो, सभी जगह पे दौरा कर रहे हैं और किस तरह से बंगाल में इस बार पंचायत चुनाव शांति से ढंग से हो सके इसकी पूरी तरह से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा में करीबन 7 लोगों की पंचायत चुनाव में अब तक मौत हो चुकी है। और लगातार वहीं पे विरोधी पार्टियों का आरोप है कि जो लोग नामांकन पत्र दाखिल किए हैं उन्हें डरवाया धमकाया जा रहा है उनके नामांकन पत्र वापस करने को लेकर। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। आर्मी से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता की जा रही है। दोनों पक्ष आपसी हित की क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को, विचारों को साझा कर रहे हैं। जियांग 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रविवार को भारत पहुंचे हैं। वियतनाम के रक्षा मंत्री का भारत में प्रवास के दौरान आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि भारत और वियतनाम व्यापारिक सामरिक भागीदारी साझा कर रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, उच्च स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच मेक इन इंडिया से बने कुछ आर्म्स की भी डील हो सकती है। अगर ये डील होता है तो मेक इन इंडिया से बने हथियारों को दूसरे देश भी खरीद सकते हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुंबई के अक्सा बीच पर एक बड़ा हादसा टला। 19 लोगों की जान मुसीबत में आ गई थी, लेकिन बीच पर मौजूद लाइफगार्ड की सतर्कता के चलते सभी लोग सकुशल बचाए गए। ये वाकया रविवार शाम 4 से 7 बजे के बीच का है। छुट्टी के दिन होने के चलते बड़ी तादाद में लोग अक्सा बीच पर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। इनमें से कई लोग समंदर के अंदर नहाने भी गए। अचानक समंदर का जलस्तर बढ़ गया, हाई टाइड आ गई, समंदर में काफ़ी तूफानी लहरें उठने लगी। इन्हीं लहरों के बीच में 19 लोग फंस गए थे, लेकिन मौके पर मौजूद लाइफगार्ड की टीम तुरंत हरकत में आई और 10 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। गनीमत यह रही कि अचानक से पानी का जल स्तर दोबारा से नीचे आ गया, यानी लो टाइड आ गई, और बचे हुए जो लोग समंदर में फंसे हुए थे वो भी सकुशल बाहर आ गए। इस तरीके से 19 लोग बचाए गए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई।